धौलपुर गांव में सतीश अपनी पत्नी रिंकी के साथ रहता था। एक दिन काम से लौटकर जब सतीश घर आता है तो अपनी पत्नी को आवाज देते हुए कहता है, रिंकी, अरे रिंकी, अरे कहाँ पर हो? क्या तुम्हें पता नहीं है? घर आकर जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं मिलता। मुझे देखकर चैन नहीं मिलता? ये मेरे हाथों के बनाए हुए समोसे देखकर तुम्हें चैन नहीं मिलता? अरे तुम्हारी और तुम्हारे समोसों की तो बात ही निराली है। हाँ, अच्छे से जानती हूँ। ये सब तो तुम्हारे समोसे खाने के बहाने हैं, इसीलिए मैंने पहले से ही समोसे बनाकर तैयार रखे हैं। ये लीजिए। भाई वाह, पत्नी हो तो ऐसे समोसों का तो कोई भी दीवाना हो जाए। अच्छा ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, मैं समोसे बनाने का काम शुरू कर देती हूँ। मैं समोसे बनाऊंगी और तुम उन्हें बेच कर आना। हाँ, विचार तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। ऐसे ही हंसते खेलते कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। सतीश जिस फैक्ट्री में काम किया करता था वो बंद हो जाती है। उदास चेहरे और भारी मन के साथ सतीश घर आता है। तभी उसकी पत्नी रिंकी उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आज आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तुम पहले मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो। वो तो मैं लेकर आती हूँ, लेकिन आप ये बताइए क्या हुआ आपको? हमारी फैक्ट्री बंद हो गई है, कामकाज सब छूट गया है। अब हम लोगों की घर गृहस्थी कैसे चलेगी? आप निराश मत होइए जी, मैं हूं ना। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब तो यही लगता है कि उस दिन जो तुमने मजाक किया था वही सच हो जाएगा। तुम समोसे बनाओगी और मैं उन्हें बेचूंगा। हाँ तो अगर ऐसा होता भी है तो इसमें बुराई ही क्या है? हम दोनों पति पत्नी मिलकर ये काम करेंगे। ठीक है, फिर तो मैं कहता हूँ कि कल से ही ये काम शुरू कर देते हैं। अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर रिंकी समोसे बनाने में जुट जाती है और सूरज सर पर चढ़ते ही सतीश को समोसे लेकर बेचने के लिए भेज देती है। सतीश एक ठेला ले लेता है और उसमें सारे समोसे रखकर बेचने निकल पड़ता है। आइए आइए, गर्मा गर्म मसालेदार समोसे खाइए भाई साहब, आइए आइए। अरे भाई, कितने का समोसा है? सिर्फ 10 रुपए। एक बार खाओगे तो बार बार मेरे ठेले पर आओगे। हम पहले चक्कर देखेंगे, उसके बाद ही खरीदेंगे। अरे वाह वाह वाह, कितना टेस्टी है। अरे यम यम भैया, मजा ही आ गया भैया। ऐसे समोसे तो पूरे गांव में कोई नहीं बनाता भैया। मुझे 2 समोसे और देना भैया। हाँ, और 5 मेरे घर वालों के लिए भी पैक कर देना है। ऐसे स्वादिष्ट समोसे खाकर तो बीबी बच्चे खुशी हो जाएंगे भैया। लाओ लाओ। जरूर जरूर, आप लोगों को खिलाने के लिए ही तो लाया हूँ। अगर ऐसा ही स्वाद तुम्हारे समोसों में रहा तो तुम्हारे समोसे खूब बिकेंगे भैया। हाँ। उधर गांव में बिरजू समोसे वाला कब से समोसे लिए बाजार में खड़ा था, लेकिन उसके समोसे खरीदने आज कोई नहीं आया। अरे आज लोगों को क्या हो गया है? आज तो कोई समोसे खाने आया ही नहीं। कुछ देर और हुई तो फिर ये समोसे ठंडे हो जाएंगे और इनका सारा स्वाद चला जाएगा। तभी वहाँ से श्यामू और हीरू गुजरते हैं तो वो बिरजू से कहते हैं, अरे ओ चाचा, अब से तुम्हारे समोसे कोई नहीं खरीदेगा। है वाह, क्या स्वाद है उस सतीश के समोसे में है। ओए होए होए होए, मजा आ गया। मैं तो कहता हूँ चाचा, तुम भी चक्कर आओ, तुम्हें भी मजा आ जाएगा। कोई नया आदमी आके मेरे इतने सालों के जमे जमाए धंधे की वाट लगा देगा, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हाँ, वो सब छोड़ो चाचा, अब तो तुम बस अपना और अपने ठेले का ध्यान रखो। हाँ। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और बिरजू समोसे वाला मन ही मन सोचता है, लगता है उस समोसे वाले को मजा चखाना ही पड़ेगा। हाँ, आखिरकार उसे भी तो पता चले कि इस बार उसका पाला किससे पड़ा है। शाम तक सतीश के सारे समोसे बिक जाते हैं और वो खुशी खुशी घर लौटता है और घर आकर रिंकी से कहता है, देखो तो आज हमें कितनी कमाई हुई है। लगता है जी अपना धंधा जम गया है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब तुम्हें कल से और ज्यादा समोसे बनाने होंगे। आज भी सारे समोसे बिक गए। जरूर, अब तो मैं और भी मन लगाकर अच्छे और स्वादिष्ट समोसे बनाऊंगी। अगले दिन सतीश ढेर सारे समोसे लेकर निकल पड़ता है उन्हें बेचने के लिए, और ठीक उसी जगह ठेला लगा लेता है जहां उसने पहले दिन लगाया था। आइए आइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए। आइए आइए भाई साहब। सतीश समोसे बेच ही रहा होता है कि तभी बिरजू भी अपना ठेला लाकर उसके सामने लगा देता है। आज तो चटनी में नशीली दवाई मिलाकर लाया हूँ। अब से तो जो भी मेरे समोसे खाएगा वो कहीं और नहीं जाएगा। बिरजू जोर जोर से चिल्लाते हुए आवाज लगाता है, हाँ भैया, आओ भैया, जल्दी आओ भैया, गर्मा गर्म लाजवाब समोसे भैया, और इसके साथ स्पेशल चटनी बिल्कुल मुफ्त है भैया। जो नहीं खाएगा वो पछताएगा भैया। भैया भैया, अरे वाह, क्या बात है। आज तो चाचा समोसे के साथ स्पेशल चटनी भी फ्री दे रहे हैं भैया। है, और समोसे का दाम भी सिर्फ 7 रुपया।
आज तो हम उन्हीं के समोसे खाएंगे भैया, चलो चलो। हाँ हाँ चलो चलो। ये कहकर सभी बिरजू समोसे वाले के पास जाकर समोसे खाने लगते हैं और बेचारा सतीश बिना समोसे बेचे ही घर वापस लौट आता है। अरे ये क्या जी, आज तो आप सारे समोसे घर ले आए। मुझे तो अब लगता है कि हम लोगों को अपना ये व्यापार बंद करना होगा। अरे पर सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, अब ऐसा क्या हो गया? जरा ही मुनाफा हुआ था, लेकिन अब दूसरे समोसे वाले ने वहां आकर सारा धंधा ही चौपट कर दिया। तो आपने इतनी जल्दी हार मान ली? हार जीत का सवाल नहीं है रिंकी, लेकिन न जाने क्या बात है उसके समोसे में जो एक आदमी 12-15 समोसे खाए जा रहा है। क्या एक आदमी 12-15 समोसे? हाँ, ऐसा लगता है कोई नशा मिला हुआ हो उन समोसों में, जो सभी इतने इतने समोसे खाए जा रहे थे। आप चिंता मत कीजिए, अगर हम ऐसे ही सच्चाई के रास्ते पर चलते रहेंगे तो ऊपर वाला हमारा साथ जरूर देगा। दूसरी ओर बिरजू हलवाई अपने समोसे की बिक्री से बहुत ही खुश था। नशीली चटनी के साथ समोसे खिलाकर अब तो मैंने सारे गांव वालों को अपनी तरफ कर लिया है। अब तो सबको नशीले समोसे की आदत पड़ गई है। अब तो अगर मैं इसकी कीमत भी बढ़ा दूं तो कोई भी सतीश के समोसे खाने नहीं जाएगा। हाँ। अरे चाचा, समोसे का भाव क्यों बढ़ा दिया? अब अच्छी चीज है तो महंगी तो होगी ही ना। हाँ, ये तो सही कहा, अच्छी चीजें तो महंगी ही होंगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। कुछ देर बाद वहाँ एक बूढ़ी भिखारन औरत आती है। बेटा, मुझे भी समोसा दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। क्या कहा? पैसे नहीं है? तो यहाँ क्या मुफ्त का खाने आई है? चल भाग यहाँ से। फिर वह सतीश समोसे वाले के पास जाती है। अब क्या हुआ माँ जी, क्या आपको भूख लगी है? हाँ बेटा, पर मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे कौन मांग रहा है माँ जी? मेरे लिए तो मेरा ग्राहक भगवान का रूप होता है। जीते रहो बेटा। सतीश 2 समोसे उस बूढ़ी औरत को दे देता है। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आ जाती है। रे भाई चलो, पकड़ो इसे, इस बिरजू को। हाँ भाई पकड़ो इसे, धरो इसे। लेकिन क्या हुआ साहब, क्या हुआ? अरे लोगों को नशीली चटनी के साथ समोसे बेचता है और पूछ रहा है कि क्या हुआ है? तुम्हारा सप्लायर पकड़ा गया है और उसने हमें सब बता दिया है कि कैसे तुम समोसों की चटनी में नशीली दवा मिलाकर लोगों को बेचते हो। अरे जल्दी से गिरफ्तार करो इसे। अच्छा तो ये बात है, तभी इसके समोसे खाने के बाद मेरा सर घूमता था। हाँ, इसके समोसे खाकर तो मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। इससे अच्छा तो वो दूसरे समोसे वाला है। चलो चलकर उसी के समोसे खाते हैं। और इस तरह सच्चाई और ईमानदारी से समोसे बेचकर सतीश खुद के व्यापार को बढ़ा लेता है और खूब पैसा कमाता है। चंदन नाम है उसका, लेकिन अब कोई उसे इस नाम से नहीं पुकारता। लोगों के लिए वो एक लंगड़ा भिखारी है, जिसका चेहरा जले हुए होने के कारण बहुत ही भयानक दिखता है और जो मॉल के बाहर भीख मांगता है। 1-2 रुपए दे दो साहब, भगवान के नाम पर दे दो। हटो हटो, दूर हटो। चंदन के कटोरे में कोई कुछ पैसे डालता तो कोई उसे देखकर नाक भौं सिकोड़ कर आगे निकल जाता, तो कोई उसे दुत्कार देता। कहते हैं जीवन बहुत बड़ा जादूगर है, अगले पल में ये कौन सा जादू दिखाकर आपको चकित कर देगा, ये किसी को नहीं पता। चंदन के जीवन में भी ऐसा ही कुछ घटा था। आज से 1.5 साल पहले वो बिल्कुल भला चंगा था। वो एक छोटा सा खाने पीने का ढाबा चलाया करता था, लेकिन एक दिन उसकी दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। वो बेचारा उस समय दुकान के अंदर ही था। बचाओ बचाओ, दुकान में आग लग गई है, मैं अंदर फंस गया हूँ। आग तो बुझी, लेकिन सब कुछ खाक करके चंदन का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। उसका चेहरा और एक पैर बुरी तरह जल गया था। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका एक पैर खो गया। उसके चेहरे पर जलने के कई निशान बन गए। उसके दोस्तों और रिश्तेदारों सबने उसका साथ छोड़ दिया। सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ ही उसके साथ इस विपत्ति की घड़ी में थी। कई महीने इलाज में लग गए, सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। जब अस्पताल से बाहर आया तो सब कुछ बदल गया था, लेकिन पेट तो भरना ही था, अपना भी और अपनी बीमार माँ का भी। उसने बहुत जगह काम मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं हुआ। मजबूरी में वो भीख मांगने लगा। एक बार की बात है, जब वो भीख मांगकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ लगातार खांसे जा रही है। खांसते खांसते उनके मुंह से खून भी निकल गया। अम्मा, अम्मा, ये खून कैसे निकल गया? पता नहीं बेटा,
ये खांसी तो जा ही नहीं रही है। रुक माँ, मैं खांसी की दवा लेकर आता हूँ। अरे छोड़ ना बेटा, कोई फायदा नहीं दवा का। लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगी। ऐसा मत बोल माँ, तू ही तो जीने की हिम्मत है, तेरे बिना तो सब खत्म हो जाएगा माँ। माँ के मना करने के बावजूद भी चंदन दवा लेने निकल गया। वो एक दवा की दुकान पर गया। अपनी दुकान पर एक भिखारी को घुसते हुए देखकर दुकानदार ने उसे हड़का दिया। अरे अरे अरे, यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये कोई भीख मांगने की जगह है, चलो भागो यहाँ से। भैया, मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, मुझे दवा लेनी है। भैया, मेरी माँ को बहुत खांसी हो रही है, आज तो खांसते खांसते खून भी निकल आ रहा है। अरे तब तो उन्हें अस्पताल ले जाओ, ये तो कोई गंभीर बीमारी है। भैया, कल मैं उन्हें पास के सरकारी अस्पताल ले जाऊंगा, अभी कोई भी खांसी की दवा दे दीजिए ना। कौन सी दवा दे दूं जिससे मेरी माँ की खांसी ठीक हो जाए भैया? दुकानदार ने चंदन की जिद पर एक दवा बोतल निकाल कर दे दी। ये लो, 50 रुपए दो। 50 रुपए? चंदन ने जेब में हाथ डाला और पैसों को एक एक करके गिनने लगा, लेकिन वो 15 रुपए ही थे। भैया, मेरे पास तो 15 रुपए ही है, अभी मुझे ये दवा दे दो ना, बाकी के पैसे मैं कल दे दूंगा। क्यों, कल तेरी लॉटरी लग जाएगी क्या बे भिखारी? चल चल, बहुत देखे तेरे जैसे। मैं यहाँ धंधा करने बैठा हूँ, मुफ्त में दवा बांटने के लिए नहीं बैठा। पहले पैसा लाओ फिर दवा ले जाओ। चल अब भाग यहाँ से, न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं दिमाग खराब करने। चंदन निराश होकर दुकान से निकल गया। वो पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि इंसान के पास पैसा नहीं है तो उसकी इज्जत कोई नहीं करता। बिना पैसों के ये दुनिया नहीं चलती। एक न एक दिन लोग मंदिर से भगवान की मूर्ति भी निकाल देंगे और पैसों की पूजा करनी शुरू कर देंगे। वो अपने घर पहुंचा। उसकी माँ सो गई थी, लेकिन वो बेचारी नींद में भी खांस रही थी। उसे देखकर चंदन मन ही मन सोचने लगा, हे ईश्वर, मेरी मदद करिए, मुझसे मेरी माँ की हालत नहीं देखी जाती। मेरी मदद करिए ईश्वर, मेरी मदद करिए। अगले दिन चंदन अपनी माँ को पास के सरकारी अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने उसकी माँ की जांच की। जांच के बाद उन्होंने जो बताया उससे चंदन के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। तुम्हारी माँ को फेफड़ों की गंभीर बीमारी हो गई है। अगर 1 महीने के अंदर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है, और उस ऑपरेशन में लगभग 2 लाख रुपए खर्च होंगे। 2 लाख? हाँ, और वो ऑपरेशन किसी प्राइवेट अस्पताल में ही होगा। चंदन वापस लौट आया, लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। किसी अनहोनी की आशंका और इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा, ये सोच सोचकर उसका मन डूबा जा रहा था। उसे पता था कि भीख मांगकर तो 2 लाख रुपए नहीं जुटाए जा सकते, वो भी 1 महीने के अंदर। ऊपर से आज किसी मेहरबान की भी नजर उस पर नहीं गई थी, तभी तो उसकी कटोरी खाली थी। तभी उसकी नजर सामने से आ रही एक बहुत ही सुंदर सी लड़की, जिसका नाम शिवांगिनी था, उस पर गई। उसे देखते ही चंदन ने अपना हाथ फैला दिया। भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए मैम साहब, इस गरीब की दुआ लगेगी। तभी उस लड़की ने 500 का नोट निकालकर उसके कटोरे में डाल दिया। अपने कटोरे में पहली बार इतने बड़े नोट को देखकर उसकी आंखें भर आई और उसके मुंह से निकला, भगवान आपकी सारी मुरादें पूरी करे। शिवांगिनी ने उसे मुस्कुरा कर देखा। तभी एक लंबी सी कार उसके पास आकर रुकी। शिवांगिनी उसमें बैठकर निकल गई। उसके जाने के बाद चंदन फिर से 500 के उस नोट को उठाकर देख रहा था कि तभी उसकी नजर अपने कटोरे में पड़ी एक अंगूठी पर गई। अरे, ये अंगूठी कहां से आ गई? दिखने में तो काफी महंगी लग रही है, डायमंड की है शायद, लेकिन ये कहां से आई? हे भगवान, कहीं ये अंगूठी उस मेम साहब की तो नहीं है जिसने अभी अभी 500 रुपए मुझे दिए? क्या करूं? कहीं ईश्वर ने ये अंगूठी मेरी मदद के लिए तो नहीं भेजती? इसे बेचकर क्या पता मां के इलाज का खर्चा निकल आए। हाँ, मैं इसे बेच देता हूं, यही ठीक रहेगा। ये सोचकर चंदन एक सुनार के पास उस अंगूठी को लेकर गया।
सुनार ने बताया कि ये तो बहुत महंगी अंगूठी है, लगभग 2.5 लाख रुपए देने के लिए भी वो तैयार हो गया। अरे इतने रुपयों में तो माँ का इलाज हो जाएगा। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी अंतरात्मा ने उसे ऐसा करने से रोका। ये तो चोरी हुई ना चंदन। माना कि माँ बहुत बीमार है, लेकिन इस तरह किसी की अंगूठी बेचकर माँ का इलाज कराना क्या ठीक होगा? नहीं नहीं, ये अंगूठी मेरी नहीं है। मुझे उस मेम साहब को खोजकर ये अंगूठी देनी ही होगी। चंदन वहां से निकल आया और उस मेम साहब की तलाश शुरू कर दी। लेकिन इतने बड़े शहर में उन्हें ढूंढ पाना इतना आसान तो नहीं था। वो बेचारा हर दिन हर चेहरे में उस मेम साहब को ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन वो नहीं मिली। इस बात को 10 दिन बीत गए। एक तो माँ के इलाज की फिक्र, दूसरे मेम साहब की तलाश। यही सोच सोच कर चंदन कई रातों से सोया नहीं था। लेकिन 11वें दिन उसकी नजर उस मेम साहब पर पड़ गई। वो अपनी गाड़ी में बैठकर उसके सामने से निकल रही थी। चंदन अपनी जगह से उठा और लंगड़ाता लंगड़ाता उनका पीछा करने लगा। कुछ ही दूरी पर वो कार एक बड़े से अस्पताल के बाहर रुकी और वो उस अस्पताल में दाखिल हो गई। चंदन भी अस्पताल के अंदर गया और मेम साहब को आवाज देने लगा। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब। शिवांगिनी ने उसे पलट कर देखा। अरे तुम्हें तो मैंने कहीं देखा है। मेम साहब, मैं मॉल के बाहर भीख मांगता हूँ। 10 दिन पहले आपने मुझे 500 रुपए दिए थे। हाँ, याद आया। पिछले 10 दिनों से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। आपकी एक चीज मेरे पास है। ये कहकर चंदन ने वो अंगूठी शिवांगिनी को दे दी। शिवांगिनी उसे देखकर चौंक गई। ओह माय गॉड, इस अंगूठी को ढूंढ ढूंढ कर मैं परेशान हो गई थी। तुम्हें पता है, ये मेरी स्वर्गवासी माँ की अंगूठी है। उन्होंने अपनी मृत्यु के पहले ये अंगूठी मुझे दी थी। ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है। ये तो मुझे नहीं पता मेम साहब, लेकिन इतना पता है कि यह आपकी अमानत है और इसे आपको सौंपना है। ये कहकर चंदन वहां से जाने लगा। तब शिवांगिनी ने उसे रोका। तुम्हें पता है, मैंने तो इस अंगूठी के मिलने की आस ही छोड़ दी थी, लेकिन देखो ये फिर से मेरी उंगली में है। काश सबकी किस्मत ऐसी ही हो, किसी से किसी की प्यारी चीज कभी ना खोए, और अगर खो जाए तो कोई तुम्हारे जैसा उसे वापस कर जाए। उसकी बात सुनकर चंदन फूट फूट कर रोने लगा। तब शिवांगिनी ने उसके रोने का कारण पूछा। तब चंदन ने उसे अपनी कहानी शुरू से अंत तक बताई। चंदन, तुमने मेरी माँ की निशानी मुझे वापस दिलाई। तुम्हारी माँ को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। इसी अस्पताल में उनका इलाज होगा और मैं करूंगी उनका इलाज। डॉक्टर शिवांगिनी करेगी उनका इलाज। क्या क्या कहा? आप डॉक्टर हैं? हाँ, मैं इस अस्पताल में नौकरी करती हूँ। और हाँ, आज से तुम भीख नहीं मांगोगे। मैं तुम्हें यहाँ के मालिक से कहकर काम दिलवाऊंगी। तुम इस अस्पताल में अपनी कैंटीन शुरू करो। चंदन की माँ का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। चंदन शिवांगिनी के अस्पताल में अपनी कैंटीन चलाने लगा। उसने जी तोड़ मेहनत की, अच्छी आमदनी शुरू हो गई। फिर उसने शहर के एक पुराने होटल को खरीदा। उसे भी उसने नया सा बनाकर काम शुरू किया। धीरे धीरे उस शहर में उसके 5 होटल हो गए। लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य तो कुछ और था। धीरे धीरे उसने और पैसे जमा किए और अपनी माँ के नाम पर एक चैरिटी अस्पताल बनवाया। डॉक्टर शिवांगिनी आज उस अस्पताल में डायरेक्टर हैं। इस अस्पताल के माध्यम से चंदन की कोशिश ये है कि पैसों के अभाव में किसी गरीब का इलाज न रुके और किसी की प्यारी चीज उससे कभी न खोए। Thanks for watching.